हेलो और नमस्कार दोस्तों। वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपनी स्पीच में इसको प्रमुखता से उठाया था। आखिर उठाने की बात हो भी क्यों ना। 1 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उन्होंने कोविंद कमेटी का गठन किया। इसको जिम्मेदारी दी गई कि ये वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी सिफारिश दे। 14 मार्च 2024 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करी। 18,000 से अधिक पन्नों की इस रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में सिफारिशें की गई हैं और बताया गया है कि इससे क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। ऐसे में कैबिनेट के पास यह रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट को कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी और माना जा रहा है कि इस साल के शीतकालीन सत्र अर्थात नवंबर और दिसंबर में जो लोकसभा का सत्र होगा, इसमें सरकार इस रिपोर्ट से जुड़ा हुआ विधेयक पेश करेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के विषय में ही कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काम क्या हुआ है। जो थर्ड हमारा एस्पेक्ट होगा उसमें रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस कमेटी ने अपनी क्या सिफारिशें की हैं और किन देशों को उन्होंने रिसर्च के रूप में यहां पर उपयोग किया है। और चौथा समझेंगे कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सरकार कैसे इसे लागू करवा सकती है। 4 पार्ट्स में मैं यहां पर आपको समझाऊंगा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। तो दोस्तों, पहले पार्ट में बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। 1947 को जब देश आजाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने देश का संविधान लिखना शुरू किया तो 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान स्वीकार किया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसे लागू करने की डेट जो हमने सिलेक्ट करी वो थी 26 जनवरी 1950। इसका इतिहास है कि 1929 में जो लाहौर सेशन कांग्रेस का हुआ था उसमें पहली बार डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 से प्रतिवर्ष हम लोग सेलिब्रेट करेंगे भारत का स्वतंत्रता दिवस। इस वजह से 26 जनवरी 1950 का दिन रखा गया संविधान को देश में लागू करने के लिए। देश का पहला इलेक्शन होता है 1951 में और 1952 में यह इलेक्शन कंप्लीट होता है। जब 1952 में इलेक्शन कंप्लीट हुआ तो इस साल देश की सभी विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ। इसके बाद 1957 में भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए, 1962 में भी और 1967 में भी। लेकिन 1967 के बाद देश की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही थी। 1968, 1969 में देश की कई सारी विधानसभाएं भंग होनी शुरू हो गई। कई जगहों पे राष्ट्रीय शासन की भी अनुशंसा की गई। ऐसे में एक देश और एक चुनाव की परिपाटी भंग होती दिखाई दी। 1970 में लोकसभा भी भंग हो जाती है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन वहीं पर खत्म हो जाता है और उसके बाद देश में कभी भी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसे में सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि भाई वो वन नेशन वन इलेक्शन की परिपाटी जो है वो फिर से शुरू कर सके। कि सरकार ने देखा कि 1952 से 1967 तक जो इलेक्शंस हुए पूरे देश में वो एक साथ हुए। इस वजह से देश में जो डेवलपमेंट के कार्य थे वो काफी तेजी से हो रहे थे और 1967 के बाद यह नोटिस किया गया कि लगातार देश का डेवलपमेंट वर्क इन चुनावों की वजह से प्रभावित हो रहा था। तो सरकार को यह एहसास हुआ कि हमें भी वन नेशन वन इलेक्शन पर कार्य करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट की, जहां पर अभी तक की क्या कवायद अर्थात क्या काम किया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं 2015 के लॉ कमीशन के बारे में। 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि देश में अगर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो देश में जो रुपए है उनकी काफी आप बचत कर सकते हैं, क्योंकि एक चुनाव में खर्च बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर हम लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करेंगे तो खर्चों में कमी की जा सकती है। हाँ, यहां पर लॉ कमीशन ने यह माना कि जब पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ऐसे में 4500 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा आएगा, जहां पर हमें नई ईवीएम मशीन बनानी पड़ेगी। लेकिन यह खर्चा पहली बार का ही है, क्योंकि उसके बाद आप उसी ईवीएम मशीन को बार बार यूज करेंगे और आप अपने खर्चे बचा सकते हैं। जो दूसरा फायदा यहां पर लॉ कमीशन ने कहा वो था डेवलपमेंट वर्क।
लॉ कमीशन ने यहाँ पे डिटेल किया, जब कभी भी चुनावों की घोषणा होती है तो देश में आचार संहिता लगाई जाती है, जो इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है। इसके बाद देश के सभी डेवलपमेंट कार्य रुक जाते हैं और नोटिस किया गया है कि जिस समय इलेक्शन होता है देश में महंगाई भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में लॉ कमीशन ने अपने दूसरे फायदे में यह कहा कि अगर देश में चुनाव एक साथ होंगे तो ऐसे में डेवलपमेंट कार्य जो है आचार संहिता की वजह से जो रुका जाता है वह रुकेगा नहीं और लगातार देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक ही बार चुनाव हो गया और उस चुनाव की सफलता हमने देख ली। अच्छा, जब 2015 में यह रिपोर्ट सबमिट हुई उसके बाद चीजें शांत रही। 2019 में जब सरकार चुनकर आती है तो ऑल पार्टी मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की जाती है। इस ऑल पार्टी मीटिंग में नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रपोजल रखा कि हम चाहते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो, और इसको लेकर उन्होंने एग्जाम्पल दिया उड़ीसा का। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में 2004 के बाद लगातार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। ऐसे में उड़ीसा में जो डेवलपमेंट वर्क है वो सबसे कम बाधित हुआ है। एक ऐसा राज्य जो लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहा है, वहां पर एक साथ चुनाव कराने का प्रभाव यह पड़ा कि डेवलपमेंट के लिए वह राज्य काफी अच्छे से काम करने लगा और वहां पे चुनावों की वजह से जो रोक लगती है वह कम से कम हुई। लेकिन इसका विरोध कई सारी पार्टी ने किया। उन्होंने कहा कि यह गलत है, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, इससे देश का फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो सकता है। उसके बाद सरकार ने फिर से कवायद की। 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर से कोशिश की कि वन नेशन वन इलेक्शन पर वह सहमति बना सके। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया वह 1 सितंबर 2023 को लिया गया, जब सरकार ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का निर्माण किया और इस कमेटी ने 2024 में 14 मार्च के दिन अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट करी और उसके बाद आज अर्थात 18 सितंबर को सरकार की कैबिनेट ने भी इस कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर किया और कहा कि शीतकालीन सत्र में हम इससे जुड़ा हुआ विधेयक जो है वह पेश करेंगे। तो ये तो अभी तक का पूरा कार्यक्रम है जो वन नेशन वन इलेक्शन में मोदी सरकार ने किया। अब समझ लेते हैं दोस्तों थर्ड अपने सेगमेंट में कि आखिरकार रामनाथ कोविंद की इस रिपोर्ट में सिफारिशें क्या क्या की गई हैं। तो कुछ प्रमुख सिफारिशों के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट की जो पहली सिफारिश है वो यह है कि जितनी भी विधानसभाएं चल रही हैं इनका कार्यकाल 2029 तक बढ़ा दिया जाए और 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसी के साथ जो है विधानसभाओं के चुनाव करवा दिए जाएं। जो सेकंड यहां पर सिफारिश है वह की गई है कि जो चुनाव हो उनको 2 फेज में डिवाइड किया जाए। पहला फेज लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हो, फिर 100 दिन बाद दूसरा फेज हो जहां पर थर्ड टियर गवर्नमेंट अर्थात पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जो हैं वो साथ किए जा सकें। जो तीसरी सिफारिश यहां पर की गई है वह है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन और नेशनल इलेक्शन कमीशन जो है वह साथ में बैठे एक कॉमन वोटर आईडी कार्ड बनाए और उसके बिहाफ में वह चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करे, चुनाव की पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से इंप्लीमेंट करा दे। चौथी सिफारिश है वो हंग असेंबली को लेकर है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि विधानसभा या लोकसभा जो है वो समय से पहले भंग हो जाती है। जैसे कई बार हमने लोकसभा को देखा है कि समय से पहले वो भंग हुई है। अगर हम 1977 का चुनाव देखें तो 1980 में ही जो लोकसभा है वह भंग कर दी गई थी। इसके अलावा हम 1989 का चुनाव देखें, उसके अलावा 1996 में, उसके अलावा 1998 में, 1999 में, या कुछ ऐसे साल रहे हैं जहां पर लोकसभा ने अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा नहीं किया था। तो ऐसे में इस कमेटी ने सुझाव दिया है, अगर आप नोटिस करेंगे तो उपचुनाव होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक सीट पर एमपी या एमएलए की बात करें, किसी एक सीट पर एमपी या एमएलए उसकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देता है या वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ऐसे में वह सीट खाली हो जाती है तो केवल उस सीट के लिए इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ऑर्गेनाइज करता है, इसे बाई इलेक्शन या उपचुनाव कहते हैं। यह चुनाव जो है वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होता है। जितना बचा हुआ वहां पर कार्यकाल है केवल उतने बचे हुए कार्यकाल के लिए ही इस चुनाव को करवाया जाता है। तो यहाँ पर इस कमेटी ने अपना सुझाव दिया है कि अगर हंग असेंबली हो रही है या फिर लोकसभा विधानसभा समय से पहले भंग हो जा रही है तो जो बचा हुआ कार्यकाल है केवल उसके लिए चुनाव करवाए जाएं, कि जब 5 साल का टेन्योर पूरा हो रहा हो
तो फिर पूरे देश में एक साथ चुनाव किए जा सकें। और जो पांचवी सबसे बड़ी सिफारिश है वह यह है कि चुनाव की घोषणा कर देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसको लेकर एडवांस स्ट्रेटजी पहले से बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जब प्यास लगे तब कुआं खोदा जाए। इसलिए अगर सरकार इसको लेकर सीरियस है तो वह इसके लिए ऑफिसर्स की नियुक्ति करना और जो ईवीएम बनाने हैं उन सबको लेकर अभी से प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। अदरवाइज 2029 में जब चुनाव होंगे तो वह एक साथ नहीं करवाए जा सकते हैं। यहां पर रामनाथ कोविंद कमेटी ने कुछ देशों पर रिसर्च किया और वहां की जो चुनाव होते हैं वो पूरे देश में एक साथ होते हैं, उनको लेकर भी कहा कि देखिए इन देशों में एक साथ चुनाव होते हैं और इससे हम इंस्पायर होकर देश में चुनाव करवाएंगे और उसी आधार पर रिपोर्ट जो है वो बनाई गई। यहां पर मैं उन देशों के क्या क्या प्रोसेस है इसके बारे में लिखता जा रहा हूं, आप वहां से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। मैं देशों के नाम आपको बता देता हूं। देश यहां पर रिसर्च के लिए चुने गए थे वह थे स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका। इन 7 देशों पर रिसर्च किया गया और इन देशों में जिस तरह की चुनाव प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उनके आधार पर इस रिपोर्ट को यहां पर बनाया गया और इंडिया में कैसे उसको कन्वर्ट करना है उसको लेकर पूरी प्रोसेस यहां पर लिखी गई है। अब दोस्तों आते हैं अपने चौथे सेगमेंट पर और इस चौथे सेगमेंट में समझते हैं आखिर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर यहां पर क्या चीजें हो सकती हैं, अर्थात संवैधानिक प्रक्रिया क्या अपनाएगी सरकार। देखिए सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में आप राज्य की विधानसभाओं को समय से पहले भंग करेंगे या उनका कार्यकाल बढ़ाएंगे। ऐसे में देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यहां पर प्रभावित होगा और जब देश का फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित होगा तो फिर संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल 368(2) का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब ये पूरी प्रक्रिया क्या है समझिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 328 की, जो देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में कहता है। आर्टिकल 328 साफ कहता है कि देश में जो चुनाव होंगे वो फ्री होंगे, फेयर होंगे, अर्थात वो ट्रांसपेरेंट होंगे और देश में सभी को वोट देने का जो अधिकार है वो यहां पे अक्षुण्ण रखा जाएगा। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर की तो जो संविधान संशोधन होता है वो आर्टिकल 368(2) के अनुसार होता है। इसमें क्या किया जाता है कि पहली बात तो लोकसभा और राज्यसभा से जो विधेयक पास होगा वो 2/3 बहुमत से होगा और साथ ही साथ क्योंकि राज्य भी इसमें अफेक्ट हो रहे हैं इसलिए राज्य की विधानसभाओं से भी अनुमति लेनी पड़ेगी और कम से कम 50% राज्यों की सहमति अगर यहां पर नहीं होगी तो वह विधेयक पास नहीं हो सकता है। इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर यहां पर काफी प्रभावित होने वाला है। इस वजह से लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत और 50% स्टेट यहां पर कम से कम अपनी सहमति देंगे, तब जाकर वन नेशन वन इलेक्शन का जो विधेयक है वह पास हो पाएगा। इसके अलावा पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में भी संशोधन करना पड़ेगा। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के पास रहेगी क्योंकि सरकार के पास लोकसभा में भी 2/3 बहुमत होने की पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है और राज्यसभा में भी यहां पर आप देखेंगे सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है और कई सारे ऐसे बड़े राज्य जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है या नॉन एनडीए गवर्नमेंट चल रही है वहां से भी इस विधेयक के पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पता है कि अगर उन्होंने एनडीए सरकार के द्वारा इस विधेयक को अपनी सहमति दे दी तो देश में मोदी सरकार फिर से एक शक्तिशाली गवर्नमेंट के रूप में दिखाई देने लगी और ऐसे में उनकी गवर्नमेंट भी वहां से हट सकती है। साथ ही साथ उनका यह कहना है कि अगर लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव साथ होंगे तो ऐसे में जो सरकार चुनकर आएगी वह सरकार निरंकुश हो सकती है क्योंकि उसको पता है कि अगले 5 साल बाद ही हमको जाना पड़ेगा जनता के पास और इन बिटवीन वो कोई भी काम कर सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।